Hi, Fisher Dentist. Welcome back to the channel. I am Dr. Rashmi Singh, prosthodontist and implantologist. And today we are diving into a very crucial topic in dental material, the electrochemical behavior of metals used in dentistry. Ever wondered why some dental restorations lose their shine or even degrade over time? We are talking about tarnish, corrosion, and everything in between. Stick around to learn how these processes work, why they matter for the dental health, and how can we prevent them. So let's start. What is tarnish? Tarnish is just a forerunner of the corrosion, but what is it? Tarnish is the process by which a metal surface is dulled in the brightness or discolored through the formation of a thin film such as sulfides, chlorides or the oxides. तो टार्निश कुछ नहीं, इट्स जस्ट अ डिसकलरेशन. अभी कुछ भी डिटोरिएट होना यानी खराब होना शुरू नहीं हुआ है, सिर्फ ऊपर की लेयर डिसकलर होनी शुरू हुई है बाय द फॉर्मेशन ऑफ अ थिन फिल्म विच इज मेड अप ऑफ सल्फाइड, क्लोराइड्स और ऑक्साइड्स. कॉज क्या होते हैं? इन द ओरल कैविटी दिस कुड बी बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सम हार्ड डिपॉजिट्स इन द फॉर्म ऑफ कैलकुलस or soft deposits in the form of plaques or thin films which are composed of microorganisms and mucins. Other than these deposits, it could be also because of the stains or the discoloration that could arise from the pigmentation जो कि बैक्टीरिया की वजह से हुआ है, or because of some drugs which contain some chemicals such as iron or mercury. It could be because of the food debris absorbed food debris or because of the formation of thin films of oxides, sulfides and chlorides. I hope it's clear. Tarnish is nothing, just a discoloration formed because of the oxides, sulfides and chlorides. And tarnish अपने oral cavity में क्यों होता है? It could be because of the hard and the soft deposits or because of the stains or discoloration जो कि इन कुछ reasons के कारण हो सकता है. अब हमने पढ़ लिया कि टार्निश होता है फोर रनर होता है, यानी कि टार्निश एक शुरुआत है. अगर इसके बाद भी हम कुछ नहीं करेंगे उसको प्रिवेंट करने के लिए, इट विल लीड टू कोरोजन. व्हाट इज कोरोजन? इट इज अ स्टेट ऑफ डिटोरिएशन. यहाँ पे डिटोरिएट होना शुरू हो गया है इन मेटल्स कॉज्ड बाय ऑक्सीडेशन और अ केमिकल रिएक्शन. इन अदर वर्ड्स, इट्स अ केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस through which a metal is attacked by some natural agents such as air and water, and that is resulting in partial or complete dissolution, deterioration and weakening of any solid surface. I hope it's clear what is tarnish, what is corrosion. Now the most important part, the classification. So question comes from this topic is what is tarnish and corrosion, and write about the different types of corrosion. So you have to, or you क्लासिफिकेशन ऑफ कोरोजन पूछा जाता है तो आपको क्लासिफिकेशन याद होना चाहिए. इट कुड बी दो मेजर क्राइटेरिया में उसको डिवाइड किया गया है. फर्स्ट इज केमिकल कोरोजन जिसको ड्राई कोरोजन और नॉन एक्वस कोरोजन भी कहते हैं, एंड सेकंड इज द इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन, इलेक्ट्रोलाइटिक जिसको इलेक्ट्रोलाइटिक कोरोजन और वेट कोरोजन भी कहते हैं. अब इलेक्ट्रोलाइटिक और इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन को हम फर्दर 3 क्राइटेरियाज में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट इज द गैल्वेनिक कोरोजन बिकॉज ऑफ द डिसिमिलर मेटल कोरोजन या फिर हेट्रोजीनस सरफेस ऑफ द मेटल के कारण होती है. सेकेंड इज द स्ट्रेस कोरोजन एंड थर्ड इज द कॉन्सेंट्रेशन सेल कोरोजन. उसके अंदर भी दो तरह की चीज होती है, या तो इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस है जिसको प्रिवाइज कोरोजन कहते हैं, या फिर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन का जो डिफरेंस के कारण कोरोजन हो रहा है उसे हम पिटिंग कोरोजन कहते हैं. कोई बात नहीं, अगर अभी समझ नहीं आ रहा, अभी हम एक एक करके लेट्स विल डिस्कस इट इन डिटेल. सो लेट्स स्टार्ट विद द डिफरेंस बिटवीन द ड्राई कोरोजन एंड वेट कोरोजन फर्स्ट. ये पढ़ने से हमें आगे फर्दर इनके बारे में डिटेल पढ़ने में काफी इजी हो जाएगा. सो एज द नेम सजेस्ट, व्हाट इज ड्राई कोरोजन? जिसके जो वो कोरोजन जो कि एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर, एब्सेंस ऑफ एनी लिक्विड फ्लूइड स्टेट के हो रहा है उसको हम ड्राई कोरोजन कहते हैं. एंड वेट कोरोजन में इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ कंडक्टिंग मीडियम. Again, dry corrosion में it involves direct attack of chemical on the metal surface, and in wet corrosion it involves the formation of electrochemical cell. Anode बनेगा, cathode बनेगा, electrolyte होगा, पूरा circuit complete होगा and then it will happen. Dry corrosion on the other hand is a slow process, it takes time. Wet corrosion is a rapid process. Dry corrosion में
जो प्रोडक्ट होते हैं दैट इज प्रोड्यूस एट द साइट ऑफ द कोरोजन, जबकि वेट कोरोजन में कोरोजन होता तो एनोडिक सरफेस पे है बट जो रस्ट डिपॉजिट होता है वो कैथोडिक पे होता है. Then in dry corrosion, the process of corrosion is uniform, even, and in the wet corrosion, that depends on the size of the anodic part of the metal. I hope you have understood briefly what is dry and wet corrosion. ये भी आपसे पूछा जा सकता है short notes में, what is the difference between dry and wet corrosion. So you should remember this. This is important. Now let's start with the dry corrosion, जैसे chemical corrosion और non-aqueous corrosion भी कहते हैं. So what is it? It when there is no moisture or water to aid the corrosion, it is called as dry corrosion. ठीक है? So metal यहाँ पे क्या करता है? React करता है oxides and sulfides से और वो corrosion proceed करता है. यहाँ पे as the name suggests, this type of corrosion is called dry corrosion because it does not require the presence of water or any other fluid electrolyte. But this is not the most commonly seen corrosion in the oral cavity. Let's see the examples. First example is tarnishing of the gold alloy due to the formation of oxides. ठीक है, कभी भी अगर हमने gold alloy filling की है तो उसकी tarnishing होने के chance होते हैं because of the dry corrosion. Second is the discoloration of surfaces of a casting caused by the oxidation. Third is the oxidation of metal surface during soldering and heat treatment procedures. So इन तीनों examples में हम dry corrosion देख सकते हैं in dentistry. Next is the electrochemical या electrolytic corrosion भी कहते हैं इसे, या फिर wet corrosion. This is the most commonly seen corrosion in the oral cavity and this is very important आपके exam point of view से भी. So what is it? This requires the presence of fluid electrolyte to happen. ये इसके नाम से ही समझ में आ रहा है. So the presence of saliva, temperature fluctuation and change in the pH caused by the food deposition, these all criteria contribute to this phenomenon. Let's see quickly what is it. Principle क्या है यहाँ पे? Again एक एनोड होगा जो जिसकी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कम होगी, एक कैथोड होगा जिसकी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल हायर होगी, एक बीच में कुछ एक इलेक्ट्रोलाइट होगा जो कि काम करेगा एनोड से कैथोड तक वो आयंस पहुंचाने का, और फिर एक इलेक्ट्रिक करंट पास होगी. तो ये पूरा सर्किट बन जाएगा. एनोड से पॉजिटिव आयंस कैथोड जा रहे हैं एंड देन द होल सर्किट कंटिन्यूज. ठीक है, सो यहाँ पे एक एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं. कंसिडर करो कि दो डिफरेंट मेटल है, फॉर एग्जाम्पल कॉपर एंड जिंक, दोनों को इमर्स किया गया सल्फ्यूरिक एसिड के इलेक्ट्रोलाइट पे. तो क्या रिएक्शन होगी व्हेन द इलेक्ट्रोकेमिकल कॉन्टैक्ट इज बीइंग मेड बिटवीन दीज टू इलेक्ट्रोड? तो एक करंट फ्लो करेगा एंड द फॉलोइंग रिएक्शन हैपेंस. एनोड पे क्या होगा? जिंक जो होगा वो इलेक्ट्रॉन्स देगा एंड एट कैथोड ये इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम किए जाएंगे और इस तरह से जो जिंक होगा और जो इलेक्ट्रोलाइट है वो ये चीज इलेक्ट्रॉन को यहाँ से एनोड से लेके कैथोड तक पहुंचा रहा है. सो द जिंक एटम्स आर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू एनायंस, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है एंड दिस the pass into the solution, this is causing the corrosion to happen. I hope you have understood. ये हमने 11th 12th में भी पढ़ा है, so this is not a big thing to understand, I feel. Let's move forward. In electrolytic corrosion, the first is the galvanic corrosion, जिसे dissimilar metal corrosion भी कहते हैं. It is an accelerated attack on a less noble metal when electrochemistry dissimilar metals are in direct contact in the presence of a fluid corrosion in the environment, जिसको galvanism भी कहते हैं. In simpler words, अगर दो अलग टाइप के metals को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में हम रिस्टोर करते हैं एकदम एडजेसेंट टूथ में और वहां पे एक लिक्विड कोरोजन एनवायरनमेंट भी होता है, तो वहां पे इस तरह का कोरोजन होता है जिसको कहते हैं गैल्वेनिक कोरोजन और गैल्वेनिज्म भी कहते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं क्या क्या होते हैं. फर्स्ट इज कि अगर अमेलगम और गोल्ड अलॉय आस पास हमने रिस्टोर कर दिया दो एडजेसेंट दांत को, तो यहाँ पे क्या होगा? अमेलगम विल एक्ट एज एन एनोड वेयर एज गोल्ड अलॉय विल एक्ट एज कैथोड. और यहाँ पे इस वजह से ये जो पूरा सर्किट बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ सलाइवा एज एन इलेक्ट्रोलाइट, हमारा जो अमेलगम होगा वो ज्यादा एक्सेलरेटेड कोरोजन शो करेगा एंड दैट विल result in the corrosion of amalgam
and the deposition of rust on the gold alloy as well. The second example is when two dissimilar restoration are making intermittent contact with each other during mastication. ठीक है, यानी कि दोनों आर्चेस में, अभी तो हम लोग एडजेसेंट देख रहे थे, एक ही आर्च में अगर ऊपर नीचे में भी अगर मास्टिकेशन में वो टच हो रहा है, देन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम इज अगेन सडनली कॉजिंग द शॉर्ट सर्किट. और इस शॉर्ट सर्किट की वजह से एक जो शार्प पेन इंड्यूस होता है पेशेंट को, उसको कहते हैं गैल्वेनिक शॉक. गैल्वेनिक शॉक कुड बी explained as a pain sensation caused by the electric current generated by the contact between these two dissimilar metals forming a battery in the oral environment. एक clinical example से अगर उसको समझा जा सकता है, अगर हमने किसी पेशेंट को ऐसे ही अपर उसी सेम साइड के आर्च में ऊपर और नीचे जिरकोनिया और नीचे फॉर एग्जांपल PFM पोर्सिलिन फ्यूज टू मेटल दे देते हैं, तो क्या होगा, whenever patient will masticate, जब उसका इंटरमिटेंट कॉन्टैक्ट होगा, देन द पेशेंट विल फील द गैल्वेनिक शॉक. सो दीज आर फ्यू थिंग्स विच यू नीड टू अंडरस्टैंड इन ऑर्डर टू सजेस्ट दीज काइंड ऑफ रिस्टोरेशन टू द पेशेंट की कौन से मेटल्स किस मेटल के साथ मोर कंपैटिबल होंगे. दीज आर द फ्यू थिंग्स जो कि हमें क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी जानने की जरूरत है. The next example is, अभी तो हम देख रहे थे दो अलग अलग मेटल्स और अलॉयज में, अगर सिमिलर, अगर एक ही दांत में अगर मान लो कि हमने रिस्टोर किया है, तो सेम रिस्टोरेशन के बाहर का सरफेस जो है, आउटर सरफेस ऑफ दिस रिस्टोरेशन इज इन कॉन्टैक्ट विद द सलाइवा. ठीक है, एंड वो वहां पे एनोड बना रहा है, एंड द इनर सरफेस ऑफ द रिस्टोरेशन इज इन कॉन्टैक्ट विद द डेंटिनल ट्यूब्यूल्स, जो डेंटिनल फ्लूइड है, एंड दैट इज मेकिंग इट अ कैथोडिक. और बाहर के सलाइवा और अंदर के इस दोनों सरफेस की वजह से एक पूरा सर्किट क्रिएट हो रहा है. तो सिर्फ दो अलग मेटल या अलॉय की वजह से ही नहीं, सिमिलर एक ही रिस्टोरेशन में सेल क्रिएट हो सकता है टू इलेक्ट्रोलाइट की वजह से, सलाइवा एंड द टिश्यू फ्लूइड, डेंटिनल फ्लूइड. सो द सेल इज क्रिएटेड बिटवीन द रिस्टोरेशंस एक्सटर्नल सरफेस which is exposed to the saliva and restorations internal surface that is exposed to the dentinal tubules. तो फिर क्या होगा, the chloride ion concentration of the dentinal जो fluid होता है, that is 7 times higher than that of the saliva, and that will happen in the, therefore the interior surface of the dental restoration become more active and acts as cathode. और वहां पे rustic डिपोजिशन हमें देखने को मिलते हैं. कई बार आपने देखा होगा जब बहुत पुरानी फिलिंग हम निकालते हैं, तो फिलिंग निकालने के बाद भी टूथ सरफेस पे आपको वो ग्रीनिश और ब्लैकिश डिस्कलरेशन दिखता है, एंड दैट इज द corrosion we are talking about. So I hope it's clear, the galvanic corrosion, all the examples. Next is corrosion due to the heterogeneous surface composition. It is due to the heterogeneous composition of the metal. ठीक है, एक ही मेटल में जो उसके कॉम्पोजिशन, मतलब जिन जिन चीजों से मिलके वो मेटल बना है, उनके कारण जो कोरोजन होता है. सो इट अकर्स व्हेन मेटल सरफेस हैव बोथ एनोडिक एज वेल एज द कैथोडिक रीजन इन द सेम सरफेस. सो जो मेटालिक ग्रेन होता है विद द लेस इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल आर अटैक्ड, एंड उसके वजह से कोरोजन होता है. एग्जाम्पल जो आपने पढ़ा होगा अलॉय चैप्टर में, यूटेक्टिक एंड पेरिटेक्टिक अलॉयज इन द सेम मेटल. या फिर क्लिनिक में जो सबसे ज्यादा कॉमनली देखा जाता है, अगर अमेलगम रिस्टोरेशन में कुछ सरफेस पॉलिश्ड है, कुछ अनपॉलिश्ड है, देन अगेन दैट विल एक्ट एज एन हेट्रोजीनस सरफेस कॉम्पोजिशन, और उसमें भी कोरोजन होने के चांसेस होते हैं. लेट्स सी, अब हेट्रोजीनेसिटी हमने देख लिया. अब जो होमोजेनेसिटी होती है, दैट इम्प्रूव्स, हेल्प करता है इम्प्रूव करने के लिए जो कोरोजन रेसिस्टेंस होता है उस अलॉय का. ठीक है, लेकिन इवन आफ्टर दैट, इवन होमोजेनाइज्ड अलॉय जो होता है वो भी ससेप्टेबल होता है कोरोजन के. क्यों? क्योंकि जो ग्रेन और ग्रेन बाउंड्री होती है उसकी वजह से. तो इसमें क्या, जो ग्रेन बाउंड्री होती है बाहर की तरफ, दैट एक्ट एज एन एनोड, और उसके कोरोजन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. सो होमोजेनेसिटी में कम जरूर होगा, लेकिन उसमें भी होने के चांसेस हैं. आप इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं. अगर हमारा दो मेटल है, ठीक है, दो मेटल को हम ज्वाइन करते हैं सोल्डरिंग से, तो सोल्डर एक्ट एज अ different material. So soldered metallic restoration may corrode fast because of the difference in the composition between the solder and the metal it joins.
सो इम्प्योरिटी इन एनी अलॉय इनहैंसेस द कोरोजन, ये हमें याद रखना है। तो इसीलिए प्योर मेटल के करोड होने के चांसेस, जो रेट होता है वो थोड़ा स्लोअर होता है देन दैट ऑफ द अलॉय जिसमें बहुत तरह की इम्प्योरिटीज हो या फिर बहुत तरह के अलॉय से मिलके वो मेटल बना हो। ठीक है, नेक्स्ट इज द स्ट्रेस कोरोजन। स्ट्रेस कोरोजन क्या होता है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि जरूर कुछ ना कुछ स्ट्रेस से रिलेटेड हो रहा है, यानी मैकेनिकल कुछ प्रेशर पड़ रहा है। और स्ट्रेस कोरोजन इज अ काइंड ऑफ अ इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन, तो इसमें जरूर कुछ मैकेनिकल एज वेल एज इलेक्ट्रोकेमिकल चीजें हो रही होती हैं, तो इसी का कॉम्बिनेशन है स्ट्रेस कोरोजन। स्ट्रेस इंक्रीज करता है, जैसे ही स्ट्रेस पड़ता है ना किसी भी रिस्टोरेशन पे, तो वो that increases the alloy's internal energy, और उस internal energy की वजह से elastic displacement होता है, and that creates a micro strain field and that is associated with the dislocation. So यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, mechanical stress as well as the corrosive environment both combined form and results in the stress corrosion. Examples देख लेते हैं stress corrosion के। जब भी एनी काइंड ऑफ कोल्ड वर्किंग ऑफ अलॉय करते हैं, कोल्ड वर्किंग यानी बेंडिंग, बर्निशिंग, किसी भी लोकलाइज्ड एरिया में, तब वहां पे स्ट्रेस डेवलप बिल्डअप होने के चांसेस होते हैं और वहां पे स्ट्रेस कोरोजन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो अ कपल इज फॉर्म्ड बिटवीन द स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड फॉर्म, तो एक स्ट्रेस्ड हो गया एक अनस्ट्रेस्ड हो गया, तो उसी में एक एनोड बन जाएगा एक कैथोड बन जाएगा और इलेक्ट्रोलाइट हो गया सलाइवा। इस तरह से ये स्ट्रेस कोरोजन होता है, लीडिंग टू द स्ट्रेस्ड एरिया फास्ट डिसोल्यूशन। अब इसी रीजन के कारण कुछ चीजें जो हम अपनी डेंटल प्रैक्टिस में यूज कर सकते हैं, क्या हम ऐसा कर सकते हैं टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ कोरोजन। फर्स्ट, कोई भी अननेसेसरी बेंडिंग बर्निशिंग ऑफ द मार्जिन ऑफ द रिस्टोरेशन को हमें अवॉइड करना चाहिए। सेकेंड, रिपीटेडली रिमूवल ऑफ एंड इंसर्शन ऑफ मेटालिक पार्शियल टेंचर, जो कास्ट पार्शियल टेंचर होते हैं उसका रिपीटेड रिमूवल एंड इंसर्शन से एक स्ट्रेस पैटर्न डेवलप हो जाता है अलॉयज में, स्पेशली एट द ग्रेन बाउंड्री, एंड दिस कंबाइंड विद द ओरल कंडीशन प्रमोट्स कोरोजन। नेक्स्ट, द इंस्ट्रूमेंट यूज इन द क्लिनिक, उसके भी कोरोड होते हैं, जो भी सीवियरली डिफॉर्म्ड एरिया होता है उस इंस्ट्रूमेंट का, वहां पे कोरोजन होने के चांसेस हो जाते हैं। तो उन केसेस में स्ट्रेस रिलीफ और इनीलिंग रिकवरी हीट ट्रीटमेंट दिया जाता है उन इंस्ट्रूमेंट्स को, जो ताकि हम कोरोजन से उसे प्रिवेंट कर सके। नेक्स्ट, कॉन्सेंट्रेशन, आपने देखा होगा जो टिप होता है, शार्प पॉइंट होता है, वो कोरोड होने के चांसेस ज्यादा होते हैं देन दैट ऑफ द स्मूथ और ब्लंट एरियाज। दिस ऑल्सो लीड टू, क्यों होता है, क्योंकि जो स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन होता है शार्प पॉइंट पे ज्यादा होता है देन दैट ऑफ द ब्लंट, एंड दिस लीड्स टू मोर कोरोजन। नेक्स्ट, ओवर पॉलिशिंग अगर हम करते हैं अमेल्गम रिस्टोरेशन की, तब भी कोरोजन होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि वहां हम स्ट्रेस बिल्डअप कर रहे हैं। या फिर क्लिनिकल फ्रैक्चर अगर जहाँ पे हो गया रिमूवल पार्शियल डेंचर फ्रेमवर्क का, वहां पे भी कोरोजन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स विच वी नीड टू कीप इन माइंड in regard to the stress corrosion. Next is the concentration cell corrosion. This is the last type of corrosion. Concentration cell corrosion में दो तरह की चीजें होती है. First, this situation exists whenever there is a variation in the composition of electrolyte. ठीक है, तो जब भी वेरिएशन इन द कॉम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होगा तो क्या होगा, पिटिंग कोरोजन होगा। एंड व्हेन देयर इज एन डिफरेंस इन द ऑक्सीजन सैचुरेशन, मतलब कि किसी सरफेस पार्ट ऑफ द मेटल में ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी ज्यादा है और किसी में कम है, तो क्या होगा, क्रिवाइज कोरोजन। ये अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। फर्स्ट इज एक्यूमुलेशन ऑफ फूड पार्टिकल इन द इंटरप्रॉक्सिमल एरिया। कई बार पेशेंट्स जब भी खाना खाते हैं तो उनके इंटरप्रॉक्सिमल एरिया में फूड पार्टिकल स्टक हो जाते हैं। अब ये जो फूड पार्टिकल होता है वो एक तरह के इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा और जो सलाइवा होता है वो दूसरे तरह के इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा, और इस तरह से ये सर्किट पूरा करते हैं और द कोरोजन हैपेंस। नेक्स्ट क्या है, द पार्ट ऑफ द फिलिंग, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जस्ट अ सेकेंड, द पार्ट ऑफ द फिलिंग जिसके ऊपर प्लाक डिपोजिट हो गया है, तो वहां पे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन, जो अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन है वो कम होता है देन दैट ऑफ द दैट पार्ट ऑफ द फिलिंग जहां पे कोई भी प्लाक एक्यूमुलेशन नहीं है। तो यहाँ पे अगेन लेस ऑक्सीजन
देन मोर कोरोजन, एंड जो भी एरियाज जहाँ पे भी आपको कहीं पे मार्जिनल ओपनिंग दिख जा रही है या फिर कहीं पे भी रिस्टोरेशन पे स्क्रैचेस होते हैं, अगेन इन एरिया में ऑक्सीजन जो अवेलेबिलिटी है वहां पे कम हो जाती है, दैट वुड लीड टू these region acts as anode and then it corrodes faster than the other surfaces. I hope you have understood. तीन चीजें हमने इसमें बताई. The portion of the filling that is covered by the plaque. Second is the marginal openings, and third are the scratches on the restoration. These three क्राइटेरियाज, इन तीन क्राइटेरियाज में लेस ऑक्सीजन होता है और वो एक एनोड की तरह काम करते हैं और वो ज्यादा जल्दी कोरोड हो जाते हैं. नेक्स्ट हमने अभी देख लिया पिटिंग कोरोजन. क्या होता है? पिटिंग कोरोजन इज शार्प लोकलाइज्ड कोरोजन अकर्स ऑन द बेस मेटल सच एज आयरन, निकल एंड क्रोमियम विच इज प्रोटेक्टेड बाय नेचुरली थिन फिल्म्स. अब हमें पता है कि जो निकल होता है, आयरन होता है, क्रोमियम, उसमें नेचुरली एक थिन फिल्म ऑफ ऑक्साइड होती है, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड ये जो थिन फिल्म होती है वो लोकली ब्रेक डाउन हो जाती है एंड रैपिड डिसोल्यूशन हो जाता है उनका ऑफ द अंडरलाइंग मेटल हैपेंस. और इसी रैपिड डिसोल्यूशन जहां जहां पे डिसोल्यूट होती है वहां पे पिट्स क्रिएट कर देती है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है. नेक्स्ट इज एंड द लास्ट वन इज द क्रेवाइस कोरोजन. अब यहाँ पे क्या होता है? दिस अकर्स जब भी शार्प क्रैक होते हैं, वहां पे फ्लूइड फिल स्पेस होते हैं, वहां पे ये कोरोजन होने के चांसेस होते हैं. तो उसमें क्या होता है कि जो शार्प क्रैक होता है ना, उसके जिन एरियाज में ऑक्सीजन का डिप्लीशन यानी कम ऑक्सीजन पहुंच रहा है, दैट एरिया विल एक्ट एज एन एनोड, एंड द एरिया जहां पे ऑक्सीजन सैचुरेशन ज्यादा है, दैट एरिया विल एक्ट एज कैथोड, एंड देन अगेन द aqueous solution around it will act as an electrolyte. पूरा सर्किट पूरा होता है, एंड दिस crevice corrosion happens like this. I hope you have understood this properly. Last one हमारा था concentration cell. concentration cell में दो चीज हमने देख ली, या तो इलेक्ट्रोलाइट डिफरेंस के कारण हो रहा है या तो ऑक्सीजन सैचुरेशन डिफरेंस के कारण हो रहा है. जब इलेक्ट्रोलाइट डिफरेंस के कारण होगा तो पिटिंग कोरोजन हो जाएगा और जब ऑक्सीजन सैचुरेशन डिफरेंस के कारण होगा तो वो क्रेवाइस कोरोजन हो जाएगा. आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू. हमने क्या क्या चीजें देख ली? हमने देखा व्हाट इज टार्निश, व्हाट इज कोरोजन, क्लासिफिकेशन ऑफ कोरोजन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन हमने ड्राई कोरोजन एंड वेट कोरोजन का डिफरेंस देखा. देन हमने ड्राई कोरोजन के एग्जाम्पल्स देखे, क्या होता है ये पढ़ा. फिर हमने पढ़ा वेट कोरोजन क्या होता है, और वेट कोरोजन के अंदर जो गैल्वेनिक कोरोजन, स्ट्रेस कोरोजन एंड कॉन्सेंट्रेशन सेल कोरोजन, उन तीनों को हमने डिटेल में डिस्कस किया. I hope you have understood this topic clearly. Before finishing up with this topic, let's see some of the methods which can help minimizing the corrosion in our daily practice. First, homogeneous and uniform polishing reduces the scratches and pits from causing कॉन्सेंट्रेशन सेल कोरोजन. ये अभी हमने पढ़ा, जहाँ पे भी स्क्रैचेस होते हैं या फिर अनइवन पॉलिशिंग होती है, उनके कारण कॉन्सेंट्रेशन सेल कोरोजन होने के चांसेस होते हैं. तो वो अवॉइड करने से हम कोरोजन मिनिमाइज कर सकते हैं. हम अवॉइड कर सकते हैं डिसिमिलर मेटल यूज करना माउथ में, जो कि हमने अभी गैल्वेनिक कोरोजन में डिस्कस किया. बाय इंक्रीजिंग द नोबल मेटल कंटेंट, उससे भी हम कोरोजन को अवॉइड मिनिमाइज कर सकते हैं, नॉट अवॉइड. कोटिंग द रिस्टोरेशन, अब रिस्टोरेशन किसी का भी हो बट उसको कोट कर सकते हैं हम नोबल मेटल या ऑर्गेनिक पेंट से. फिर पैसिवेटेड अलॉय यूज कर सकते हैं जिनमें क्रोमियम प्रेजेंट हो टू मिनिमाइज द कोरोजन. होमोजेनाइज्ड अलॉयज यूज कर सकते हैं. अवॉइड कर सकते हैं अननेसेसरी बेंडिंग, बर्निशिंग ऑफ द रिस्टोरेशन मार्जिन्स. वी कैन ऑल्सो अवॉइड ओवर हीटिंग ड्यूरिंग द हीट ट्रीटमेंट लाइक सोल्डरिंग, वेल्डरिंग एंड स्टेरिलाइजिंग. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड आई होप ये टॉपिक आपको क्लियरली समझ में आया होगा. दिस इज अ वेरी स्मॉल टॉपिक बट वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी एंड क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी. सो आई विल कम अप विद नेक्स्ट वीडियो वेरी सून. टिल देन हैप्पी स्टडिंग.